हेलो, गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आज हम अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक लेक्चर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। इसमें हम टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम टिश्यू सिस्टम शुरू करें, मैं आपको पिछला रिवाइज करा देता हूँ एक बार, सो दैट आपको सब पिछला याद आ जाए। ठीक है। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अनाटमी क्या होती है, अनाटमी की डेफिनेशन पढ़ी थी। सबसे पहले अनाटमी किसे कहते हैं? हम स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम अनाटमी कहते हैं। उसके बाद हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। बेसिकली प्लांट टिश्यूज़ कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट। बेसिस क्या आते हैं? जो सेल बना है, अगर वो कैपेबल है डिवाइड करने के लिए, अगर वो डिवाइड कर सकता है तो हम उसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते थे। और परमानेंट टिश्यू में कौन से सेल्स आते हैं? जो डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं और मैच्योर हो चुके हैं, जिनके पास अब कैपेबल नहीं है डिवाइड करने के लिए। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक भी हमने 2 तरीके के पढ़े थे। कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। प्राइमरी कौन से होते हैं? जो प्लांट की लाइफ में पहले आते हैं, उन टिश्यूज़ को हमने प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहा था। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन होते हैं? जो प्लांट्स की लाइफ में लेटर में आते हैं, बाद में, जब प्राइमरी प्लांट बॉडी बन जाती है उसके बाद में जब आते हैं। प्राइमरी में हमने 2 पढ़े थे। कौन कौन से? एपिकल और इंटरकैलरी। एपिकल कौन से होते हैं? जो कि शूट के टिप पे और रूट के टिप पे पाए जाने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं। इंटरकैलरी 2 मैच्योर टिश्यूज के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, हम उसे इंटरकैलरी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड क्या होती है? जो शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड करते हैं, कुछ सेल्स उनमें पीछे छूट जाते हैं और वो एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन करते हैं। और एक्सिलरी बड आगे जाके या तो ब्रांच बनती है या फिर फ्लावर बनती है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज कौन से थे? जो सेल्स जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं है डिवाइड करने की, उन्हें हमने परमानेंट टिश्यू कहा था। सिंपल भाषा में जो सेल डिफ्रेंशिएट और मैच्योर हो चुके हैं, उन्हें हमने परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में डाल दिया था। ये भी 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। हमने सिंपल किन्हें कहा था? जिसमें एक ही तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, उसे हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा था। कॉम्प्लेक्स किसे कहा था हमने? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा था। सिंपल टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा था? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 पढ़े थे। और कॉम्प्लेक्स में हमने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा था। ठीक है। अब एक एक करके इन सब की मैं जो पढ़ा था उसको समझते हैं। अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पैरेन्काइमा, यहाँ पे कोलेन्काइमा और यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले पैरेन्काइमा में हमने क्या पढ़ा था? मेजर पोर्शन बनाते हैं ऑर्गन्स का। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था आइसोडायमेट्रिक होते हैं। आइसोडायमेट्रिक मतलब नियरली स्फेरिकल शेप होती है इनकी।
इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट था या एब्सेंट था? एब्सेंट भी हो सकता है या फिर बहुत छोटा हो सकता है। फोर्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? इनका मेन फंक्शन क्या है? इनकी सेल वॉल किसकी बनी है? पहले इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है। और पांचवी चीज हमने पढ़ी थी, इनके मेन फंक्शन क्या है? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, दूसरा सिक्रीशन करते हैं, और चौथा तीसरा स्टोरेज करते हैं। उसके बाद कोलेनकाइमा, ये एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, इसकी सेल वॉल किस किस से बनी हुई थी? इसकी सेल वॉल में सेल्यूलोज था, हेमी सेल्यूलोज भी था, और पैक्टिन था, जिसकी वजह से सेल वॉल जो थी वो थिक थी और इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट था। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? लीफ के पेटियोल में, पेटियोल ऑफ लीफ, या फिर यंग स्टेम में। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? स्क्लेरेनकाइमा, ये डेड थे, सबसे पहली लाइन डेड है। ये दोनों पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा कैसे है? लिविंग। ठीक है, मेजर काम क्या है इनका? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कोलेनकाइमा का भी यही काम है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, बट कोलेनकाइमा लिविंग होता है और स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है। स्क्लेरेनकाइमा में हमने दो टाइप पढ़े थे, कौन कौन से? फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। इनका जो ल्यूमन था वो ब्रॉडर था, और जो इनका ल्यूमन था वो नैरो था। सेकंड पॉइंट, दोनों ही डेड थे, ये दोनों भी डेड थे। थर्ड पॉइंट, सेल वॉल दोनों की थिक थी, इसकी भी थिक थी और स्क्लेरिड्स की भी थिक थी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था स्क्लेरिड्स कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें। सबसे पहले फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में, उसके बाद पल्प ऑफ फ्रूट्स जैसे गुआवा, सपोता। ठीक है, उसके बाद सीड कोट में, और उसके बाद चाय की पत्तियों में हमें स्क्लेरिड्स देखने को मिलता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें भी हमने दो टाइप पढ़े थे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को रूट से लेकर स्टेम और लीव्स तक। ठीक है, जाइलम किन चार पार्ट से मिलकर बना था? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। वहीं फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसलोकेट करने का। ठीक है,
इसके 4 पार्ट पढ़े थे हमने, कौन कौन से? कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, इन जाइलम में ये तीनों डेड होते हैं, सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग होता है। वहीं फ्लोएम में ये भी लिविंग होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स भी लिविंग होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग होता है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स डेड होते हैं। ठीक है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स डेड होते हैं। यहाँ पे सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होता है। इसके बाद हमने देखा प्राइमरी जाइलम 2 तरीके की होती हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम किसे कहते हैं? जो प्लांट्स की लाइफ में पहले आए, वो जाइलम जो पहले आए, और मेटाजाइलम जो बाद में बने। ठीक है, इसके बाद हमने देखा एंडार्क और एक्सार्क। पहली बात, एंडार्क किस में मिलता है? स्टेम में। एंडार्क किस में मिलता है? रूट्स में। ठीक है, इसके बाद एंडार्क में सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोजाइलम, और पेरीफेरी पे मेटाजाइलम। और रूट्स में सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है? मेटाजाइलम, और पेरीफेरी पे क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोजाइलम। इसके बाद प्राइमरी फ्लोएम भी 2 तरीके की होती हैं, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। इसकी जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो नैरो होती हैं, नैरो सीव ट्यूब्स। और जो मेटाफ्लोएम होते हैं उसकी जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो ब्रॉडर होती हैं, ब्रॉडर सीव ट्यूब्स। और सेकेंडली जो प्रोटोफ्लोएम होती है वो पहले आती है, और जो मेटाफ्लोएम होती है वो बाद में आती है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इसकी जो सीव ट्यूब्स होती हैं प्रोटोफ्लोएम की वो नैरो होती हैं, वहीं मेटाफ्लोएम की जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो ब्रॉडर होती हैं। अब हम अपना टॉपिक नंबर 2 टिश्यू सिस्टम शुरू करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? बेसिकली हमने लेक्चर नंबर 1 में यहाँ तक पढ़ लिया था। टिश्यू सिस्टम में हम बेसिकली 3 टिश्यू सिस्टम देखेंगे। कौन कौन से? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और उसके बाद वैस्कुलर द टिश्यू सिस्टम। 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। We were discussing types of tissues based on the type of cells present. हमने डिफरेंट तरीके के टिश्यूज देखे, बेसिस क्या थे? उनके सेल्स में डिफरेंस। जैसे सिंपल टिश्यू जो था, सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो एक ही तरीके के सेल से बना था। वहीं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कई तरीके के सेल से बना था। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स अलग अलग थे। किसी की सेल वॉल में सेल्यूलोज था, किसी की में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलर, पेक्टिन था, और स्क्लेरेन्काइमा में तो लिग्निफाइड सेल वॉल्स थी। ठीक है,
लेट अस नाउ कंसीडर हाउ टिश्यूज वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। अब देखते हैं कि टिश्यूज कैसे वेरी करते हैं लोकेशन के साथ, कि किसी टिश्यू की अगर लोकेशन चेंज की जाए तो उसमें कैसी कैसी वेरिएशन आ रही है। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो भी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। दे टिश्यूज का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो उनकी लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। बेसिस क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है और उनकी लोकेशन क्या है, उसके आधार पर हमने टिश्यूज को 3 हिस्सों में बांटा है। कौन कौन से? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, उसका दूसरा नाम क्या है, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और थर्ड कौन सा है, वास्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो प्लांट की बाहर की बॉडी को तैयार करता है। एंड कंप्राइजेज ऑफ, क्या क्या इसमें होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, और एपिडर्मल अपेंडेजेस होती हैं। कौन कौन सी? ट्राइकॉम्स और हेयर्स। हेयर्स ये रूट हेयर्स हैं, और रूट हेयर्स कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर। वहीं ट्राइकॉम्स क्या होती है, आउटग्रोथ जो स्टेम पे पाई जाती है। ये कैसी होती है, ये होती है मल्टीसेल्युलर। ठीक है। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। जैसे ह्यूमंस में एपिडर्मिस होती है ना, आउटर मोस्ट कवरिंग, सिमिलरली जो एपिडर्मिस होती है प्लांट्स में वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उनकी। इट इज मेड अप ऑफ elongated compactly arranged cells which form a continuous layer। एक बाहर की कंटिन्यूस लेयर की फॉर्मेशन करते हैं। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर ही प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस की। एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस। कैसे होते हैं ये सेल्स? पेरेन्काइमेटस होते हैं। विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, बहुत ही कम साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल, और इनका जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है। आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। जो एपिडर्मिस है उसके बाहर भी एक वैक्सी थिक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। उसका काम क्या है? वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना, जिससे कि कम से कम प्लांट वाटर लॉस करे, क्योंकि सबसे लिमिटेड फैक्टर प्लांट के लिए वाटर है। सबसे ज़्यादा एनर्जी टेकिंग प्रोसेस वाटर है, उसको ऊपर तक ले जाना, तो वो प्रिवेंट करता है वाटर के लॉस को। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। क्यूटिकल जो होता है वो रूट्स में एब्सेंट होता है। क्यों? रूट्स का तो काम ही वाटर एब्जॉर्प्शन का है। भाई वैक्सी थिक लेयर रिपेल करेगी ना वाटर को, तो रूट्स को तो एब्जॉर्ब करना है। दैट्स वाई क्यूटिकल एब्सेंट होती है रूट्स में। सेकेंड, स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स के एपिडर्मिस पे। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा के दो काम, पहला काम गैसियस एक्सचेंज का और दूसरा काम ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, और गैसियस एक्सचेंज CO2 और O2 का। ईच स्टोमा इज कंपोज ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल्स नोन एज गार्ड सेल। अब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। जो स्टोमेटा का सेल है वो कंपोज होता है 2 बीन समझते हैं, किडनी बीन टाइप बीन शेप्ड सेल्स, जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। विच इनक्लोज स्टोमेटल पोर, जो कि स्टोमेटल पोर को ढके हुए होते हैं। इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप्ड। ग्रासेस में जो गार्ड सेल होते हैं उनकी शेप कैसी होती है? डम्बल शेप्ड। वैसे नॉर्मली क्या होती है? बीन शेप्ड। द आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन। आउटर लेयर ऑफ गार्ड सेल कैसी है? थिन है, और इनर कैसी है? थिक है। द गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल क्या करते हैं? उनका काम है स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का, और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। ये नीट में पूछा जा चुका है, क्या गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? हाँ, गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उनका काम क्या है? स्टोमेटा को खोलना और बंद करना। जैसे हमारे घर में दरवाजा होता है, सेम इसी तरीके से इनके पास गार्ड सेल्स होते हैं। इनका काम है खोलना और बंद करना दरवाजे को। समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स in the vicinity of the guard cell become specialized in this shape
and size and are known as subsidiary cells. कभी कभार क्या होता है, जो गार्ड सेल के आसपास सेल्स प्रेजेंट है, अब गार्ड सेल्स को खुलना है और बंद होना है, खुलना है और बंद होना है, तो जो इनके साइड में सेल्स प्रेजेंट है वो अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं, उनमें अपने चेंजेस ले आते हैं शेप और साइज में, ताकि उसको इजीली खुला और बंद हो सके। तो इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल्स, जो कि गार्ड सेल्स के जस्ट बराबर होते हैं, विसिनिटी मतलब बिल्कुल बगल में। द स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड द surrounding subsidiary cells are together known as stomatal aperture. Very important. Stomatal apparatus किस किस से बना हुआ है, स्टोमेटल अपर्चर से, गार्ड सेल से और सबसिडियरी। स्टोमेटा का डायग्राम दिखा रखा है, ये बीन शेप्ड स्टोमेटा है और ये डंबल शेप्ड। ये देखो जिम में डंबल की तरह नहीं दिख रहा शेप, ये डंबल शेप्ड। ये किसमें पाए जाते हैं, ग्रासेस में। ग्रासेस क्या है, मोनोकोट, ठीक है। सबसे बाहर के सेल्स कौन से सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स। उसके बाद सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स कौन से थे, जो जस्ट डंबल सेल्स के बराबर में है। ये देखो ये डंबल सेल और ये सब्सिडरी सेल, ये है सब्सिडरी सेल। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलते हैं हमें, गार्ड सेल्स के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट। और ये है हमारे गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स ये ओपनिंग जो है इसे हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। थर्ड पार्ट हमारा एपिडर्मल अपेंडेजेस। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बेयर अ नंबर ऑफ हेयर्स। जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं उनमें कई प्रकार के हेयर्स पाए जाते हैं। द रूट हेयर्स आर द यूनिसेल्युलर एलोंगेशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो रूट हेयर्स होते हैं, पहली बात तो यूनिसेल्युलर इलोंगेशन होते हैं एपिडर्मल सेल्स का, और किस चीज़ में हेल्प करते हैं, वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। यूनिसेल्युलर होने से फ़ायदा क्या है, जो सरफेस एरिया है रूट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए प्लांट के लिए ईजी हो जाता है वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करना। ऑन द स्टेम, रूट हेयर्स कहाँ मिलते हैं, सिर्फ रूट्स पे मिलते हैं। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। स्टेम पे इन्हीं एपिडर्मल हेयर्स को हम ट्राइकोम्स कहते हैं। ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेल्युलर। जो ट्राइकोम्स होते हैं वो मल्टीसेल्युलर होते हैं। दे में बी ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं। दे में इवन भी सिक्रेटरी, वो सिक्रेट भी कर सकते हैं कुछ, जैसे वैक्सी लेयर हो गया, कोई भी ऑयल हो गया, कुछ भी सिक्रेट कर सकते हैं वो। द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्राइकोम्स का क्या काम है, प्रिवेंट करना वाटर लॉस को ट्रांसपिरेशन की वजह से। कैसे कैसे प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को, ये ट्रांसपिरेशन कैसे, ये कवर कर लेते हैं स्टोमेटास को, जो एपिडर्मल लेयर है ना उसको कवर कर लेते हैं, जिससे कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए एनवायरनमेंट के, इसलिए ये ट्रांसपिरेशन से होने वाले वाटर लॉस को प्रिवेंट कर। सेकेंड टिश्यू सिस्टम है हमारा द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसका दूसरा नाम क्या है, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स कंट्रीब्यूट द ग्राउंड टिश्यूज। वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को छोड़कर जितने भी टिश्यूज प्लांट में प्रेजेंट हैं वो सारे ग्राउंड टिश्यूज के अंदर आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज, इसमें सिंपल टिश्यूज भी होते हैं। सिंपल टिश्यू कौन कौन थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस cells are usually present in the cortex, pericycle, pith and medullary rays in the primary stems and roots. पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ पाया जाता है, कॉर्टेक्स में। ये सारी जो कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकिल है, पिथ है, ये डिफरेंट लेयर्स है टिश्यूज की, जैसे ऐसे होता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस। उसके अंदर क्या होती है, हाइपोडर्मिस। उसके बाद कौन सी होती है, कॉर्टेक्स। उसके बाद कौन सी होती है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद कौन सी होती है, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद कौन सी होती है, वैस्कुलर बंडल्स। और वैस्कुलर बंडल्स के बाद क्या होती है, पिथ।
तो अगर मैं वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को हटा दूं तो जितने भी ये टिश्यूज़ हैं ये मिलकर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट बनाते हैं। अब इनमें से पेरेन्काइमा से कौन कौन से बने हुए हैं? कॉर्टेक्स बना हुआ है पेरेन्काइमा से, पेरिसाइकिल कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा से बना हुआ है, और पिथ पेरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई है, और मेडुलरी रेज ये हम सेकेंडरी ग्रोथ में देख लेंगे। इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट, प्राइमरी स्टेम्स के रूट्स में मिलती हैं। इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये तो हमने रूट्स और स्टेम की बात कर ली। अब लीव्स में क्या कहाँ प्रेजेंट होती है? मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स कौन से होते हैं? इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं मीजोफिल सेल्स में। जैसे लीफ है, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स होते हैं जो कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। मीजोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। थिन वॉल्ड होते हैं और क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग होते हैं मीजोफिल सेल्स। थर्ड टाइप है हमारा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम किससे बना होता है? वास्कुलर बंडल से। वास्कुलर बंडल किससे बना हुआ है? जाइलम और फ्लोएम से। द जाइलम एंड द फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट द वास्कुलर बंडल। ठीक है। इन डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम में कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है डाइकोट स्टेम में। Such vascular bundles, because of the presence of cambium, possess the ability to form secondary xylem and phloem tissues, and hence are called open vascular bundles. अब जो ये कैम्बियम की लेयर होती है इसका काम क्या होता है? कैम्बियम की लेयर जहाँ भी प्रेजेंट होगी वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ 100% होगी। तो जो डाइकोट स्टेम है उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की लेयर प्रेजेंट है, मतलब कैम्बियम की लेयर है तो सेकेंडरी ग्रोथ होनी कंपलसरी है, सेकेंडरी ग्रोथ वहाँ होगी। और अगर वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होगी इसलिए हम उन जाइलम फ्लोएम को ओपन वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। ओपन इन द ओपन जो बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि हाँ अब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ओपन वैस्कुलर बंडल का मतलब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। वहीं अगर देखें मोनोकोट्स में वैस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम के पास कोई कैम्बियम नहीं होता। अगर कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, तो यानी ये क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स हो गए। मोनोकोट्स में क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं और डाइकोट्स में ओपन वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ओपन वैस्कुलर बंडल का मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगी। क्यों होगी? क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है। वहीं अगर हम मोनोकोट की बात करें तो वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती, इसलिए वहाँ पे क्लोज वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है। व्हेन xylem and phloem within the vascular bundle are arranged in alternate manner along the different radii. Arrangement is called radial. Radial arrangement कहाँ पाई जाती है? रूट्स में। रेडियल अरेंजमेंट कौन सी होती है? जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग प्रेजेंट है और डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है। आगे डायग्राम में दिखाऊंगा। इन कॉन्जॉइंट टाइप दो तरह की जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन हो सकती है, कॉन्जॉइंट और रेडियल। रेडियल कहाँ मिलेगी हमें? रूट्स में। इन कॉन्जॉइंट और कॉन्जॉइंट हमें मिलेगी स्टेम्स और लीव्स में। इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स। कॉन्जॉइंट में जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे और टुगेदर प्रेजेंट होते हैं, एक साथ प्रेजेंट होते हैं। सच वैस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम्स एंड लीव्स। ऐसे वैस्कुलर बंडल यानी कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल कहाँ मिलते हैं? स्टेम्स में और लीव्स में, और रेडियल रूट्स में। द कॉन्जॉइंट वैस्कुलर सिस्टम बंडल्स यूजुअली हैव फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड। ये बहुत जरूरी है। जब जाइलम और फ्लोएम एक साथ मिलेंगे तो हम उन्हें कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहेंगे। अब कॉन्जॉइंट में फ्लोएम जो होगा वो हमेशा आउटर साइड में मिलेगा और जो जाइलम होगा वो अंदर की साइड में मिलेगा। और कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट हमें कहाँ देखने को मिलेगी? सिर्फ स्टेम्स में और लीव्स में। वहीं अगर हम रेडियल की बात करें, इसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग प्रेजेंट है, डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है, और ऐसी अरेंजमेंट हमें रूट्स में देखने को मिलती है। ये डायग्राम दिखा रखा है, ये रेडियल का है, यानी इसमें ये रूट्स में मिलेगा, और ये है हमारे कॉन्जॉइंट। अब ये कौन सा कॉन्जॉइंट है? ये है ओपन कॉन्जॉइंट, और ये है क्लोज्ड। ये किस में देखने को मिलेगा? मोनोकोट्स में। ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? डाइकोट्स में। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट्स में नहीं मिलती देखने को।
एंजियोस्पर्म्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकोट्स में देखने को मिलेगी। यहाँ पे फ्लोएम में जाइलम एक साथ प्रेजेंट है और फ्लोएम देखो कॉन्जाइलम में आउटर साइड पे प्रेजेंट है और जाइलम इनर साइड पे, और इन दोनों के बीच में कोई कैम्बियम नहीं है। कैम्बियम नहीं है तो मतलब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए ये मोनोकोट है और क्लोज वेस्कुलर बंडल है। वहीं अगर यहाँ देखें, यहाँ पे कैम्बियम की एक लेयर प्रेजेंट है। अगर कैम्बियम की एक लेयर प्रेजेंट है तो मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, यानी ये डाइकोट का है। तो आज के लिए बस इतना ही था, बाकी हम कल पढ़ेंगे डाइकोट और मोनोकोट की प्लांट्स की एनाटॉमी के बारे में। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की एनाटॉमी पढ़ेंगे, रूट्स की, स्टेम्स की। ठीक है।